हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज में। आज इस सीरीज में हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाले हैं नीट के वो क्वेश्चंस हो, तो ये सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये नोट्स एनसीईआरटी की एक एक लाइन को फॉलो किया गया है और इस नोट्स को पढ़ते समय आप अपने बुक को, एनसीईआरटी बुक को जरूर ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पे अपना अंडरलाइन करते रहिए और पढ़ते रहिए। जैसा कि नीट 2026 में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम ये सीरीज आपको लेकर आए हैं एवरीडे 1 चैप्टर सीरीज, जिसमें ये नोट्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैनल एम एबरल नीट से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फिनोगेम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोगेम टर्म दिया जाता है। जो फ्लावर्स हैं वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू शो करते हैं। कोई भी फ्लावर हो उसका कुछ ना कुछ अपना वैल्यू होता है, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू हो, कल्चरल वैल्यू हो या फिर ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, कोई ना कोई वैल्यू उसका होता है। ठीक है, फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल साइट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम कोई एक फ्लावर लेते हैं, उसका हमने एलएस लॉन्गिट्यूडली उनको कट किया, एलएस लिया और उसमें क्या देखा कि जो फ्लावर का सबसे आउटर ग्रीन पार्ट है वो सेपल होता है, कलर पार्ट को पेटल बोलते हैं, उसमें फिलामेंटस जो पार्ट होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेमेन होता है। स्टेमेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एंथ्रेडियम बोला जाता है। ठीक है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये स्टेमेन जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। जो डिस्टल पार्ट है वो एंथर है और जो प्रोक्सिमल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो लगा हुआ है वो फिलामेंट है। देखिए, एंथर बाइलोब्ड होता है, फर्टाइल होता है। एंथर बाइलोब्ड और फर्टाइल, क्योंकि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है? एंथर में। और जो नीचे लगा हुआ है ना, ये होल्ड करता है। फिलामेंट जो लगा हुआ है, दूसरा पार्ट है फिलामेंट, ये एंथर को होल्ड किए हुए है और ये पार्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और ये स्ट्राइल है। एंथर को होल्ड कौन किया हुआ है? फिलामेंट। कहाँ से? कनेक्टिव से। इस पॉइंट जहां पे अटैच है ना, इस पॉइंट को हम कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। कनेक्टिव, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला पॉइंट कौन है? तो उसका आंसर था कनेक्टिव। ठीक, एनसीईआरटी का से नीट में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए, इसके बाद स्टेमेन जो है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर जाएंगे आप नीचे की तरफ तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा। इसके 3 पार्ट होते हैं। आउटर साइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट, जो ऊपर की तरफ है ये फर्स्ट, इसे स्टिग्मा बोलेंगे। बीच में लॉन्ग सिलेंड्रिकल सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइल बोलेंगे और नीचे बल्ज पार्ट ओवरी है। नीचे बल्ज पार्ट जो है ओवरी है और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होगा और ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसे हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। देखिए, ओवरी के बाद ये पार्ट जो है, जो आउटर बचा हुआ पार्ट है ना, इसे हम थैलेमस बोलते हैं। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो थैलेमस के थ्रू डेवलप होते हैं, उनमें ओवरी का डेवलपमेंट के लिए ओवरी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम आगे देखेंगे। देखिए, जो ये एंथर है, इसे ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो ग्रुप है स्टेमेन्स का, इसे हम एंथ्रेडियम बोलेंगे और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड
एंथ्रेडियम, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, देखिए जो स्टेमेन होता है ना, स्टेमेन डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट कलर के, साइज के और लेंथ के हो सकते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल हम 2-3 फैमिली ले लिया हमने, जैसे कि कंपोजिटी ले लिया, सोलेनेसी ले लिया और ब्रेसिका। ठीक है, ब्रेसिका कंप्रेशन मतलब सरसों वाला फैमिली हमने ले लिया। हमने 3 फैमिली लिया, कंपोजिटी, ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी। तो उसमें जो एंथर का लेंथ होगा, कलर होगा और साइज होगा, नंबर होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन वेरी फ्रॉम फ्लावर इन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, जो स्पोर का फॉर्मेशन है ना, जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया ये एंथर का पार्ट है। एंथर में ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा और उसी में पोलन सैक या फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम एंथर की। अभी तक हमने जो बार बार बात करी एंथर क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है वो बाइलोब्ड होगा। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसका एंथर जो होगा बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। और उसके एंथर के आउटर से इनर की तरफ 4 लेयर होंगे, 4 लेयर में वो डिवाइडेड होंगे। आउटर एपिडर्मिस, मिडल एंडोथेसियम और एपिडर्मिस के नीचे जो है एंडोथेसियम, उसके अंदर मिडल लेयर और टैपेटम। सबसे अंदर की तरफ जो है टैपेटम है और ये 1 से 3 लेयर थिक होता है। देखिए, ये जो आउटर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर, ये इसके प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में हेल्प करेंगे। जबकि जो टैपेटम है ये डेंस साइटोप्लाज्मिक होगा और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये फिगर देखते हैं, एनसीईआरटी का फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि ये पूछा जा सकता है नीट में। देखिए, ये एक कोई एक एंथर है जिसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया हुआ। हमने एक एंथर लिया, उसे बीच से ट्रांसवर्सली उसको कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन किया हुआ है। तो क्या हमने देखा कि ये बाइलोब्ड है, इसके ये फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। एंथर में बाइलोब्ड है, ये फर्स्ट लोब हुआ, ये सेकेंड लोब हुआ। और इसमें 4 स्पोरेंजिया है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 स्पोरेंजिया। तो ये क्या हुआ, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। 1 2 3 4 मतलब टेट्रा, 4 स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। यही बात हमने पढ़ा यहाँ पे। देखिए, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ये देखिए अभी हमने जो कनेक्टिव की बात करी, देखिए यहाँ पे ये कनेक्टिव है ना, ये कनेक्टिव नीट का क्वेश्चन रह चुका है। नीट का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि एंथर फिलामेंट से किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा कनेक्टिव। देखिए, आउटर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेसियम और ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू जो हाईली न्यूट्रिशियस है और वो पोलन ग्रेन को डेवलप होते समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और अंदर की तरफ टैपेटम है, ये भी डेंस साइटोप्लाज्मिक है और इसमें अधिक मात्रा में न्यूक्लियस होगा क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, इसलिए ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये मिडल लेयर है जो कि 1 से 3 लेयर थिक होता है। मिडल लेयर 1 से 3 लेयर थिक होता है और ये डेहिसेंस में हेल्प करता है। ये बात देखेंगे, प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करेंगे। 1 से 3 लेयर थिक होते हैं, ये 1 to 3 लेयर थिक होते हैं। ये कोई एक एंथर है, एंथर डेहिसेंस होते हुए दिखाया गया है आपको। ये देखिए, ये इसमें ये डाइथिकस है और इसमें ये दोनों स्पोरेंजिया हैं इसके, 1 2 3 4 मतलब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू देखिए डिप्लॉयड कंडीशन है, ये डिप्लॉयड मतलब 2n डिप्लॉयड कंडीशन है और ये ग्रुप ऑफ स्पोरोसाइट्स
ग्रुप ऑफ स्पोरोसाइट्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अगर हम सिंगल पोलिन मदर सेल ने, ये जो ग्रुप स्पोरोसाइट्स का मतलब सिंगल मदर सेल, स्पोरोसाइट्स का क्या मतलब है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, सिंगल मदर सेल। और ये स्पोरोसाइट जो है ये भी डिप्लॉयड है, और इसी पोलिन मदर सेल ये भी डिप्लॉयड है। मतलब एक ही चीज को दो नाम दे दिया गया यहाँ पे। स्पोरोसाइट्स बोलेंगे तो भी आप सिंगल मदर पोलिन मदर सेल बोलेंगे, और पोलिन मदर सेल बोले हम तो उसको भी आप स्पोरोसाइट्स ही समझेंगे। ठीक है, कोई भी टर्म दे करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टैपेटम की। टैपेटम जो इनर मोस्ट लेयर है एंथर का, जो एंथर है उसके इनर मोस्ट लेयर क्या है, टैपेटम है। टैपेटम के जो करेक्टर है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्मिक है, और ड्यू टू एब्सेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस, और ये सिक्रिएट करता है स्पोरोपोलिनिन को, जो कि प्रेजेंट होता है इग्जाइन वाले पार्ट पे। आउटर इग्जाइन वाला पार्ट होता है जब, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है, और ये मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। जो स्पोरोपोलिन है ना, ये क्या है, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखिए नेक्स्ट, मोस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं ना, इसमें पोलिन मदर से बनते हैं। जो क्योंकि हमने अभी भी देखा, ये देखिए ये पोलिन मदर सेल, एक सिंगल पोलिन मदर सेल को हम निकाला। इस स्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम एक पोलिन मदर सेल को बाहर निकाले स्पोरेंजिया से, एक पोलिन मदर सेल को बाहर निकालेंगे, और इसमें माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को देखेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ठीक है, तो देखिए एक पोलिन मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से में मियासिस की प्रोसेस होगी, और मियासिस से 1 से 4 सेल बनेंगे। 4 सेल जब बना तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रेड बोलेंगे, और वो माइक्रोस्पोर है, मतलब 1 से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि मियासिस में 1 से 4 सेल बनते हैं। इसी प्रकार से अगर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस हुआ तो वहाँ पे 1 से 4 पोलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इसे हम टेट्रेड बोलेंगे। और ये हैप्लॉइड कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। और ये टेट्रेड है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म टेट्रेड। प्रत्येक जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, अगर सिंगल स्पोरोजेनस टिश्यू की बात करें या माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें, तो वो टेट्रेड का फॉर्मेशन कर सकता है। और जो मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर होता है या टेट्रेड होता है, ये डिहाइड्रेट होता है और डिसोसिएट होकर के पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस कैसे होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन या पोलिन ट्यूब में किस प्रकार से दो न्यूक्लियस जाते हैं पोलिन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ये प्रोसेस यहाँ पे देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए एक पोलिन ग्रेन है, इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब एक सेल से 2 कोशिकाओं का बनना। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन थी, इसमें माइटोसिस हुआ, 1 से 2 सेल बने। ये जो 2 सेल बना ना, ये 2 सेल स्टेज जो होता है ये 60% होता है, 60% 2 सेल स्टेज, और इसे हम जनरेटिव सेल बोलेंगे। 60% जो है ये 2 सेल स्टेज है और इसे हम जनरेटिव सेल बोलेंगे। और बाकी जो 40% बचा ये वेजिटेटिव सेल है। 40% जो बचा हुआ है क्या है, वेजिटेटिव सेल है। और इसमें ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसमें फिर से माइटोसिस होगा और 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 3 सेल बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस से 1 से 2 बन रहा है, तो 2 से यहाँ पे 3 कोशिकाएं हो रही हैं। और माइटोसिस हो किस में रहा है, वेजिटेटिव सेल में। जनरेटिव सेल में माइटोसिस नहीं हो रहा है। जो 40% वेजिटेटिव सेल बचा हुआ है, क्योंकि 60% तो जनरेटिव सेल बन गया, 40% बचे हुए वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस की प्रोसेस हुई और 3 सेल स्टेज जनरेटिव सेल्स बना, 3 सेल स्टेज बना, जिसमें 2 मेल गैमेट होगा, 2
मेल गैमेट होगा और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ये याद रखिएगा, जब वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस होगी तो यहाँ से 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनेंगे और एक जो बचा है वो वेजिटेटिव सेल होगा। और ये जो दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं इनका शेप अमीबॉइड होगा, अमीबा लाइक इर्रेगुलर शेप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो वेजिटेटिव सेल है ये इनका साइज बिग होगा, अबाउंडेंट फूड मटेरियल रखेंगे ताकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में बिग सेल है, ये अबाउंडेंट फूड मटेरियल होगा इनमें, और इनका न्यूक्लियस इर्रेगुलर होगा और लार्ज होगा। जनरेटिव सेल का साइज स्मॉल है, इसका शेप स्पिंडल है, स्पिंडल शेप के होंगे, ये डेंस साइटोप्लाज्मिक है। ये जो जनरेटिव सेल है डेंस साइटोप्लाज्मिक होगा और फ्लोएट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोएट करेंगे। ये फिगर देखिए नीचे वाला, इसमें वेजिटेटिव सेल है ये बिग साइज में है और जनरेटिव सेल ये इसका साइज स्मॉल है और ये फ्लोएट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज में हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर हम 2-3 फैमिली ले लेते हैं, जैसे हम बात कर ले ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और फैबिएसी की, तो इनमें डिफरेंट नंबर साइज के हो सकते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, डिफरेंट साइज के स्टेमेन हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं पोलन ग्रेन, वो भी शेप, साइज और कलर में वेरी करते हैं। स्टेमेन की तरह पोलन ग्रेन भी डिफरेंट शेप, साइज और कलर के होंगे, ये डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कोई एक हमने मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन हमने ले लिया। इसको हम देखेंगे कि आउटर एग्जाइन जो है इसकी 3 लेयर है, पोलन ग्रेन जो होता है इसके ऊपर आउटर लेयर एग्जाइन और इनर इंटाइन है। आउटर लेयर जो है वो हार्ड मेडअप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू से, हार्ड होगा और स्पोरोजिनस टिश्यू से बना हुआ है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को टोलरेट कर सकता है। हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को ये टोलरेट कर लेगा, जिसके कारण पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में या फिर प्रिजर्व करके रखा जा सकता है सालों तक, ये खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाइन पे क्या होगा, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में भी डिजॉल्व नहीं होगा। और ये स्पोरोपोलिन जो है जर्म पोर पे एब्सेंट होता है, जर्म पोर पे एब्सेंट होता है ताकि वहाँ से जर्मिनेशन हो सके। इंटाइन की बात करते हैं, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। इंटाइन मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जर्मपोर देखिए, जर्मपोर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। जर्मपोर क्या बोलते हैं, जहाँ प्रोमिनेंट अपर्चर है जहां से जर्मिनेशन होगा। और साइज पोलन ग्रेन का 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होगा। ये क्वेश्चन नीट का है, पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। और जर्मपोर पे जो स्पोरोपोलिन एब्सेंट है ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी एग्जाइन का जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्यों है, ये भी एसर्शन रीजन में करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, जो स्पोरोपोलिन है ये टाइपेटम द्वारा सिक्रेट किया जाता है, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये स्ट्रांग एसिड में भी सर्वाइव करेगा। हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को, स्ट्रांग एसिड को भी ये टोलरेट कर लेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, और ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। सेकेंड वाला, रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, हाई टोलरेंट, हाई एसिडिक कंडीशन, स्पोरोपोलिन। ठीक है, पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व फॉसिल की तरह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है इसलिए हाई कंडीशन को ये एक्सिबिट करेगा। एक्सिबिट ए फॉस्फेटिंग एरी और पैटर्न को अरेंज करता है जिससे इसका कलर, शेप, साइज डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलन एलर्जी को। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनमें एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं जब फ्लावर्स के बीच में, तो उन्हें छींक आती है, स्नीजिंग आता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो क्या उस समय क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन उड़ रहा होता है वहाँ से हवा के द्वारा अगर तेज हवा चल रही है तो वहाँ से पोलन ग्रेन फ्लावर से निकल करके एयर में तैर रहा होता है, हवा में उड़ रहा होता है। तो वो पोलन ग्रेन हमें सांस के साथ हमारे ब्रांचियल रीजन में जाता है। सांस से जब हम श्वास नली में जाता है, लंग्स में, तो वहाँ ब्रैकियल रीजन में जाता है और ब्रांचिटाइटिस काज करता है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। एयरबॉर्न पोलन ग्रेन है, ये एलर्जी काज करेगा ब्रांचियल रीजन में, और ये क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज है, एक क्रोनरी रिस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे अस्थमा और ब्रांचाइटिस। अस्थमा और ब्रांचाइटिस। जैसे सरसों, आपने जो गांव के बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे कि समझ रहे होंगे, जैसे सरसों का खेत है ना, तो वहाँ पर जब जाएंगे आप दिन के समय में या सुबह शाम जब भी जा रहे हो आप, तो देखिए जो है पीला पीला कलर का जो वहाँ पे उड़ता है वो कुछ आपको समझ में आएगा। अगर हवा तेज चल रही है तो येलो कलर की चीज़ें वहाँ पे उड़ती हुई आपको दिखेंगी। वो क्या है? पोलन ग्रेन है। और ये अगर सांस लेते हुए अंदर जाता है तो ये क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करेगा, जिससे हम अस्थमा और ब्रांचाइटिस बोलेंगे। एज एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पार्थिनियम को हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये इंपोर्ट करते समय वीट के साथ यूएसए से आया था हमारे यहाँ। ये हमारा इंडियन का नेटिव नहीं है, पार्थिनियम इंडियन नेटिव नहीं है। ये इंपोर्टेड वीट के साथ यूएसए ने धोखे से हमें दिया था। ये बहुत ही हमारे इंडिया में कई लाख हेक्टेयर्स जो भूमि है उसको खराब किए हुए है, जिससे कि हमारे किसान काफ़ी परेशान हैं। और इसीलिए अमेरिका ने इसे हमारे यहाँ वीट के साथ भेजा था, ताकि हमारी जो खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो खराब हो जाए। ठीक है, देखिए पोलन वेबिलिटी की बात करें हम, तो पोलन वेबिलिटी का मतलब जीवन काल। पोलन जो ग्रेन है उसका जीवन काल कितना है? देखिए, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जिनका जीवन काल मंथ्स में होता है, कुछ सेकेंड्स में भी होता है और कुछ का मिनट्स में भी होता है। ठीक है, मतलब पीरियड अप टू विच पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट। वो पीरियड जिसमें पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए उसे हम उसकी पोलन वेबिलिटी बोलेंगे। जैसे वीट और राइस की बात करें हम, वीट राइस एक पोएसी फैमिली का है, ये ग्रेन्स हैं और इनका वेबिलिटी 30 मिनट्स है। इसी प्रकार से लेग्यूमिनेसी, सोनेसी और रोजेसी की बात करें हम, तो इनका जो पोलन वेबिलिटी है वो महीनों में होता है, मंथ्स में होता है। ठीक, पोलन टैबलेट्स की बात करें, देखिए पोलन टैबलेट्स रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और ये यूज किया जाता है टैबलेट्स ऑफ सिरप्स के रूप में, जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ हार्स रेसेस और एथलेटिक्स की। और ये वेस्टर्न कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कुछ ब्रांड्स होते हैं पोलन बी और पोलन एनर्जी। पोलन बी और पोलन जेली इसके कुछ, पोलन बी और पोलन जेली कुछ इसके ब्रांड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलन बैंक की। तो पोलन बैंक स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इस कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो प्रोग्राम है इसे क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम के नाम से जाना गया। एक बार फिर से देखेंगे कि जो पोलन बैंक है ना, पोलन बैंक को लिक्विड पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखने की प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे। और ये क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम और क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये पोलन बी
एक ब्रांड है किसका, पोलन टैबलेट का, जो कि हमने अभी देखा। ये पोलन बी पोलन और पोलन जेली, इसी प्रकार से बी पोलन जो है एक टैबलेट्स का एक ब्रांड है वेस्टर्न कंट्री में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गायनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गायनोसियम बोलते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ इसका जो सिंगल होता है ना, वो उसे हम पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, सिंगल को क्या सिंगल गायनोसियम के क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिस्टिल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम गायनोसियम बोलेंगे और इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोई एक गायनोसियम है, इसका आउटर पार्ट स्टिग्मा है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है, स्टिग्मा। स्टाइल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सॉलिड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि स्टिग्मा के नीचे है। ये ओवरी क्या है, बेसल बस्ट पार्ट, ये बेसल बल्ज पार्ट जो है वो ओवरी होगा, और बल्ज पार्ट के नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट जो है ना, ये थैलेमस होगा। और ओवरी और ओव्यूल के बीच में ओवेरियन कैविटी होगा और इसमें प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटीज में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, जिसे हम प्लेसेंटा होगा जो थैलेमस को ओवरी से अटैच करेगा। ठीक है, थैलेमस को ओव्यूल से अटैच करेगा। या बोल सकते हो ओवरी को ओव्यूल से अटैच करेगा, उसका होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम गायनोसियम की। गायनोसियम दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल पिस्टिल, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल। ठीक, फैमिली क्या होगी इसे गुड़हल की, कंपोजिटी, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी ओवरी। ये टू टाइप्स को हो सकते हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस जब पिस्टिल फ्यूज्ड हो, जैसे एक से ज़्यादा ओवरी हो, एक से ज़्यादा, जैसे कि दो ओवरी है मान लीजिए, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं इस तरीके से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और ये एक दूसरे से फ्री हैं तो वो एपोकार्पस। पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर तो वो क्या होगा, सिनकार्पस। और इसका एग्जाम्पल पैपेबर सोमनिफेरम और लेडीज फिंगर, पैपेबर और लेडीज फिंगर। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, माइचेलिया, रोज और लोटस। एपोकार्पस में ओवरी का जो पिस्टिल है वो दूसरे से फ्री होंगी। ये देखिए, ये जो फिगर है ये हिबिस्कस का है। दूसरा ये बी वाला जो फिगर है एनसीईआरटी फिगर है, ये पेपेवर का है, जिसमें कि ये इसके स्टेमन जो इसके जो पिस्टिल हैं एक दूसरे से क्या है, फ्यूज हैं स्टिग्मा वाले पार्ट पे। ठीक, और देखिए ये माइचेलिया के फ्री हैं, और ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल के जो पार्ट्स होते हैं, देखिए हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोर, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, इन सभी को हम एक एक करके नीचे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एक ओव्यूल को बाहर निकालते हैं और उसे देखें हैं, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल। देखिए जो ये ओव्यूल है ना, इसके जो बेस वाला पार्ट है उसको हम चलेजा बोलेंगे। ठीक है, और यहीं से इंटीग्यूमेंट की ओरिजिन्स होती है, इंटीग्यूमेंट यहीं से स्टार्ट होता है बनना। ठीक है, और इसके इनर वाला पार्ट जो होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और न्यूक्लियस जो होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल और प्रिवेंटिंग कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी और प्रिवेंटिव कवरिंग ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल, और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना ओव्यूल का, इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियस बनता है। ओव्यूल की बॉडी
और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यूक्लियस हाईली न्यूट्रिशियस होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, आउटर ये इंट्यूगमेंट्स हैं, ये माइक्रोपाइल रीजन है और इस माइक्रोपाइल रीजन पे इंट्यूगमेंट अब्सेंट होता है और ये माइक्रोपाइल से ही एंट्री होती है एयर, वाटर और पोलन ट्यूब की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का कि माइक्रोपाइल क्या आता है। तो माइक्रोपाइल से ही एयर, वाटर और पोलन ट्यूब की एंट्री होती है और यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन पे ही इंट्यूगमेंट्स अब्सेंट होते हैं। इंट्यूगमेंट अब्सेंट होगा। ठीक है, देखिए जो ये ओव्यूल है ना, इसमें जो बेस की तरफ एंटीपोडल सेल होंगे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होगा। पोलर न्यूक्लियाई N+N होता है, N+N पोलर न्यूक्लियाई होता है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें सिनर्जिट होते हैं और A1 एग सेल, नीचे ये जो है ये 1 एग सेल और 2 सिनर्जिट सेल से बना हुआ है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जिट सेल डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल जो होता है वो 1 सीडेड और मेनी सीडेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 1 सीडेड मतलब 1 ओव्यूल और मेनी सीडेड मतलब मोर देन 1 ओव्यूल। जो 1 सीडेड है उसमें उसका एग्जांपल व्हीट, पैडी और मैंगो। व्हीट, पैडी और मैंगो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। 1 सीडेड ओवरी किसमें किसमें पाया गया? व्हीट में, पैडी में और मैंगो में। मेनी सीडेड मोर देन 1 ओव्यूल या मोर देन 1 सीड, तो पपाया, पपीता जो होता है इसमें एक से ज़्यादा सीड होता है। वाटरमेलन और आर्किड्स, पपाया, वाटरमेलन और आर्किड में मोर देन 1 ओव्यूल या मोर देन 1 सीड होता है। देखिए, ये कोई एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, गाइनोसियम है। और इस गाइनोसियम को हम एक एक पार्ट देखकर पढ़ेंगे। देखिए, आउटर स्टिग्मा जो ऊपर की तरफ में दिख रहा है ना, ये स्टिग्मा है और ये ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। बीच उसके नीचे वाला पार्ट जो है स्टाइल है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाइल है, ये सॉलिड होता है। उसके बाद ओवरी बाहर आती है, बाहर की तरफ क्या है? ओवरी दिखती है। ओवरी, ये ओवरी ही जब डेवलप करके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करता है? ओवरी। और उसमें जो सीड होता है ना, सीड्स बनते हैं। ओवरी के अंदर जो सीड्स मतलब फल के अंदर जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल बनाते हैं। ठीक है, ओव्यूल डेवलप होकर के सीड का फॉर्मेशन करता है और ओवरी डेवलप करके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। देखिए, ये इंटीग्मेंट्स वाला रीजन है। नीचे की तरफ ये न्यूक्लियस है जो कि मास ऑफ सेल है और ये अबाउंडेंट फूड रिजर्व रखता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। हाइलम है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में जो जंक्शन है उसे हम हाइलम बोलेंगे। फ्यूनिकल जो है कनेक्टिव ओव्यूल और प्लेसेंटा, फ्यूनिकल जो है कनेक्ट करेगा ओव्यूल और प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर की तरफ प्लेसेंटा पाया जाता है और एक कुशन लाइक है। ये भी कुशन लाइक, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, कुशन लाइक प्लेसेंटा क्या करता है? इनसाइड ओवरी के अंदर पाया जाता है और ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कुशन लाइक प्लेसेंटा, क्वेश्चन पूछा गया था कि कुशन लाइक प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है, तो उसका ऑप्शन था एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल या एंजियोस्पर्मिक मेगास्पोर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये चलेजा पार्ट जो बेस की तरफ होगा वो चलेजा होगा। ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, ये N 2N मतलब N+N कंडीशन होगा। ये फर्टिलाइजेशन के समय पे ये एक दूसरे से मिल करके के डिप्लॉयड कंडीशन 2N कंडीशन बना देंगे। ये नीचे वाला पार्ट जो है इसमें 1 एग सेल और 2 सिनर्जिट सेल पाए जाएंगे। 1 एग सेल और 2 सिनर्जिट सेल से बना हुआ है और इसी में एक सिनर्जिट जो है ना, सिनर्जिट सेल में
फिलीफॉर्म ऑपरेटस होगा और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन को अपनी तरफ खींचेगा, कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जिससे पोलन ग्रेन इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन कौन गाइड करता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड कंडीशन है। मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड कंडीशन है, और इसे मेगास्पोर ये मतलब हैप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, यहाँ पे क्या होगा? मियासिस। मियासिस होगा, 1 से 4 बनेंगे और उसमें से 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और वो एक ही फंक्शनल होगा। हमने क्या देखा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 से 4 वहाँ पे जब मियासिस हो रही थी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, अगर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस हो रहा है तो 1 से 4 बन रहे थे और चारों फंक्शनल थे और ये टीट्रेट बना रहा था। लेकिन यही मेगास्पोर में 1 से 4 तो बनेगा, लेकिन इसमें से 3 डीजनरेट कर जाएगा, केवल एक ही क्या होगा? फंक्शनल होगा। केवल एक ही क्या होगा? फंक्शनल होगा। ठीक है, और यही एक फंक्शनल में जो मेगास्पोर बचा हुआ है, इसमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस के दौरान ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगा और एक ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि अंदर हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, ये इसमें जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बचा, इसमें क्या होगा? मियासिस होगा। देखिए ये कोई एक मेगास्पोर है, इसमें मियासिस हो रही है, मियासिस से 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर मेगास्पोर का 4 मेगास्पोर का बन रहा है, 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। इसमें से 3 क्या है? डीजनरेट कर गए, लेकिन एक ही क्या है? फंक्शनल है। फंक्शनल मेगास्पोर कितना है? 1 है। इसमें माइटोसिस हुआ, इसमें ये जो मेगास्पोर बचा इसमें माइटोसिस होगा। कितने माइटोसिस? 3 माइटोसिस, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 माइटोसिस होंगे। और माइटोसिस के बाद ये देखिए यहाँ पे 8 सेल बनाए और ये 8 सेल ये अरेंज हो गए यहाँ पे। ये ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल, नीचे सिनर्जिड सेल और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, ये देखिए यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल ये बन गए। और ये कंडीशन क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड सेल किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म में। ठीक, यही बात देखिए, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें 3 माइटोसिस हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बना और इसे हम एम्ब्रियोसाइट भी बोलेंगे। और ये कैसा है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस याद रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है। देखिए एंटीपोडल सेल वो डिनरेट कर जाएगा आफ्टर पोलिनेशन के बाद, ये डिजनरेट कर जा रहा है। जो पोलिन न्यूक्लियस है वो N+ है, फ्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग ऑपरेटस 1 एग सेल 2 सिनर्जिड से मिलकर बना होगा। फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये केमिकल सीक्रेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा पोलिन ट्यूब को। ये सेलुलर थिकनिंग क्या होगी? किसमें? सिनर्जिस्ट में होगी। ये गाइड करेगा पोलिन ट्यूब को और इसे हम क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या बोलेंगे हम? फिलीफॉर्म ऑपरेटस बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन हम पढ़े जा रहे हैं, यहाँ से नीट में एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनेशन। देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीसीज। ये सेम या डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट होता है वो सेम स्पीसीज के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर जब हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का भी हम पोलिनेशन कराते हैं, लेकिन वो ह्यूमन के देख रेख में किया जाता है, मतलब हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पोलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज में ही होता है ये।
देखिए टाइप ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन जो है ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी 2 टाइप के, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ना, जो चेस्मोगैमस होते हैं इसमें फ्लावर का जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं ये एक्सपोज्ड होंगे, मतलब ये खुले होंगे, इनका फ्लावर खुला हुआ होगा तो एक्सपोज्ड कंडीशन होगा। और जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होता और ये इसका फ्लावर हमेशा बंद ही रहता है, ठीक है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी ही होगा। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इसका एग्जांपल वायोला ऑक्जेलिस और कैमेलियाना, VCO मतलब वायोला, कैमेलियाना और ऑक्जेलिस, वायोला कैमेलियाना ऑक्जेलिस, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए जो ऑटोगैमिस है, ऑटोगैमी में ये सेम फ्लावर होगा और सेम ही प्लांट में होंगे, एक ही फ्लावर में और एक ही प्लांट के अंदर ये ऑटोगैमी कंडीशन होगी। और ये फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। ये ऑटोगैमी जो है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए ऑटोगैमी फिजियोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम फ्लावर में होगा, सेम प्लांट में होगा। जो चेस्मोगैमस फ्लावर है इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा, इसलिए इसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा। किसमें? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में 100% सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर होंगे और सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट के अंदर होगा। और ये फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे कि सपोज करिए एक कोई प्लांट है, प्लांट में 2 फ्लावर हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस पे चला गया और इसका पोलन ग्रेन इसके साथ आकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किया, तो ये जेनेटिकली तो सेम हुए लेकिन फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हुआ तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, लेकिन एक ही प्लांट है इसलिए जेनेटिकली क्या हुए, सेम हुए। ठीक, अब हम बात करेंगे जीनोगैमी की। जीनोगैमी देखिए डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, इसलिए फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है और जेनेटिकली भी डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर है डिफरेंट प्लांट में ही ये जीनोगैमी होगा, तो इसमें फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है और जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे वायोला, कैमेलियाना और ऑक्जेलिस, ये एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। इसमें अगर चेस्मोगैमस ऑटोगैमी हो रहा है तो चेस्मोगैमी अंदर ओपन फ्लावर होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। और ये ऑटोगैमी रेयरली ऑटोगैमी होता है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टिग्मा ओपन है, स्टिग्मा और इसका एंथर जो है क्या है, एक्सपोज्ड है, तो इसमें सिनक्रोनिक कंडीशन भी पाई जा सकती है, सिनक्रोनिक कंडीशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की। ये कभी ओपन नहीं होता, क्लोज फ्लावर है ये 100% सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नो नीड फॉर पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर्स की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। और ये ऑटोगैमस होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है और इसमें वेरिएशन भी नहीं होगा, नो वेरिएशन मतलब जैसे इसे पेरेंटल जो फ्लावर है या पेरेंटल प्लांट है, ऐसे ही इसका जो प्रोजेनी बन रहा है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये फ्लावर देखिए चेस्मोगैमस है और नीचे ये डू नॉट ओपन क्लिस्टोगैमस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे हम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि जब आप घर जाते हो तो क्या देखते हो कि कोई एक अंकल जी आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं पापा से कि हम LIC के एजेंट्स हैं और हमसे कोई बीमा आप ले लीजिए। तो वो एजेंट्स जो क्या करता है, LIC के एजेंट है, वो आपके पापा के पास गए और उनसे बोले कि आप बीमा ले लीजिए।
मतलब LIC के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जिस प्रकार से वो मतलब फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो एक एजेंट आकर के पापा को बता रहा है। ठीक है, तो पापा ने क्या किया, उस एजेंट से पॉलिसी खरीद ली। तो यही काम पोलिटिंग एजेंट्स का काम करता है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अगर नॉन मोटाइल हैं तो उसमें पोलिटिंग एजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन सैक से निकल करके स्टिग्मा पर जाएगा, तभी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो बीच में पोलन ग्रेन को ले जाने वाला कोई चाहिए। ठीक है, तो वो जो लेकर जाएगा पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के पास, वो पोलिनेटिंग एजेंट कहलाएगा। और जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो विंड, वाटर, इंसेक्ट्स या फिर बैट, लिमर कोई भी हो सकता है। जिसको हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं आगे। देखिए ये क्या होता है, जो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ये पोलन ग्रेन जो होता है नॉन मोटाइल, अगर पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है तो उसे नीड होगी पोलिनेटिंग एजेंट्स की। पोलिनेटिंग अगर नॉन मोटाइल है तो पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, स्मॉल जो एबायोटिक है ये बहुत कम अमाउंट में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जो कि बायोटिक है ये मेजॉरिटी रूप में होता है। एबायोटिक में विंड और वाटर है। एबायोटिक में विंड और वाटर मतलब जिसमें जीवन नहीं है, एबायोटिक मतलब जो जीवित नहीं है, तो उसमें कौन कौन है, एयर और वाटर। जो एयर पोलिनेशन है मोस्ट कॉमन है और ये ग्रासेस में होता है। कॉमनली किस में होता है, ग्रासेस में। और जो वाटर पोलिनेशन है ये रेयरली होता है और ये लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब लगभग 30 जेनेरा में होता है, 30 जेनेरा, और ये मोनोकार्ड्स होते हैं। वाटर पोलिनेशन मिलनी किस में होता है, मोनोकार्ड्स में होता है। लिमिटेड ये 30 जेनेरा में ही अभी तक देखा गया है। और जो बायोटिक एजेंट्स है ये लिविंग होगा और ये मेजॉरिटी में होंगे। इसमें जो बायोटिक मतलब जो जीवित है उसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, लिजर्ड्स, लीमर्स, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। देखिए लीमर्स जो है वो एक रेप्टाइल है, और लिजर्ड जो है एक रेप्टाइल है, और जो लीमर्स हैं वो प्राइमेट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनोफिली। एनोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन। एनोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन। देखिए जो विंड पॉलिनेशन होता है ना, ये डायरेक्शन लेस है, क्योंकि हवा किधर को चल रही है उसका कोई डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये डायरेक्शन लेस है और वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन है। इस विंड पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन वेस्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टिग्मा पर नहीं लिखकर जाएगा। पोलन ग्रेन और से उड़ते रहेंगे और किसी न किसी स्टिग्मा पे जा करके चिपक जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन लेस है और वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन है। सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन की क्या कंडीशन है। एनोफिली के लिए मतलब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए पोलन ग्रेन का। देखिए पोलन ग्रेन है वो उसकी वेट जो है लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए। वजनी पोलन ग्रेन यहाँ पे नहीं चल सकता, वो एयर में हवा के साथ उड़ना चाहिए। तो मतलब लाइट वेट का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं पे चिपकना नहीं चाहिए। लाइट वेट, नॉन स्टिकी, लार्ज नंबर में हो और विंग्ड पोलन ग्रेन होना चाहिए। मतलब पोलन ग्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जो हवा के साथ उड़ सके। तो मतलब लाइट वेट, नॉन स्टिकी, लार्ज नंबर और विंग्ड पोलन ग्रेन होना जरूरी है। जैसे कि पाइनस में एयर पोलिनेशन होता है और इसमें ये सारी कंडीशन पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो एनेमोफिली या विंड पोलिनेशन के लिए इसमें लार्ज और फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए। लार्ज मतलब बड़ा और फिदरी मतलब फैला हुआ स्टिग्मा होना चाहिए, जिसपे आसानी से जाकर के पोलन ग्रेन लैंड कर सके। ठीक है, लार्ज और फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए। स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए। स्टिकी मतलब पोलन ग्रेन आए तो उसे चिपका ले, स्टिकी होना चाहिए। और सिंगल ओवरी इन ईच ओवरी, और प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने पे ये कंडीशन किसका है, विंड पोलिनेशन वाले
फीमेल फ्लावर में, फीमेल विंड पोलिनेशन फीमेल फ्लावर में लार्ज नंबर और स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए और ओव्यूल विथ ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। जैसे कॉर्न की बात करते हैं, कॉर्न जैसे कि आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न क्या होगा, जैसे कि एक ही उसमें ओवरी होती है, लेकिन उसमें ढेर सारे, एक मान लीजिए एक ही ओवरी है, तो इस ओवरी पे ढेर सारे ओव्यूल होते हैं, मतलब सीड्स जो हैं वो किसका डेवलपमेंट है, ओव्यूल का है। तो ओव्यूल, एक ही ओवरी में ढेर सारे सीड्स लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब, सिंगल जो ओवरी है उसमें ढेर सारे सीड्स हैं, मतलब ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, विंड पोलिनेशन। और फीदरी स्टिग्मा मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो गांव वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि उसमें ऊपर की तरफ हेयर, बाल जैसी संरचना लटकी हुई होती है, वो क्या है, उसका स्टिग्मा है। इसी स्टिग्मा पे आकर के पोलन ग्रेन अटैच होता है, ठीक है, लैंड करता है और वहीं पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो अंदर की तरफ जाकर जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए कॉर्न हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मेल फ्लावर में वेल एक्सपोज स्टेमेन होना चाहिए, स्टेमेन वेल एक्सपोज हो। जैसे कि हम कॉर्न की बात करते हैं तो उसका देखो, कॉर्न का जो फ्लावर होता है वो साइड में निकला हुआ होता है, वेल एक्सपोज होता है, जिससे कि आसानी से उसमें पोलन ग्रेन बाहर निकल सके और इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। देखिए ये कोई एक विंड पोलिनेशन का प्लांट है, जिससे स्टेमेन क्या है, ये इसके स्टेमेन एक्सपोज्ड है, एक्सपोज स्टेमेन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल। इसमें सिंगल ओवरी का होगा, सिंगल ओवरी और मेनी ओव्यूल होंगे इसके। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं इसको, जैसे बम्बू, मेज, वीट, शुगर केन, कोकोनट, कैस्टर और ग्रासेस। इसको हम याद कर सकते हैं BMW कार्स। अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो BMW कार नहीं, कार्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा कार होंगे आपके पास BMW, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं BMW कार्स। तो ये निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हो, BMW SCG, सॉरी BMW कार्स वो आगे उसका निमोनिक है, इसको हम आप याद करिएगा BMW SCG से इसको याद रखिएगा। BMW कार्स जो है वो अभी आपको आगे एग्जाम्पल में मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है जो वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली है, इसमें भी विंड पोलिनेशन होता है। ये वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली ये दोनों ही वाटर के अंदर पाए जाने वाले हैं, लेकिन इनका जो फ्लावर है वाटर के बाहर, पानी के बाहर आ जाता है, जिसमें इसमें इंसेक्ट्स और विंड पोलिनेशन दोनों ही हो सकता है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट का क्वेश्चन है ये कि वाटर लिली और वाटर हाइकेंथ में बोथ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोफिली, मतलब वाटर पॉलिनेशन। जो वाटर पॉलिनेशन है इसका जो पोलन ग्रेन होगा ये लार्ज नंबर में होगा, लाइट वेट का होगा, स्ट्रिकी होगा, मतलब चिपकने वाला होगा। और अगर इसका ऊपर से म्यूसिलेजिनस शीथ को बाहर निकाल दें तो ये देखिए नेकेड पोलन ग्रेन इस तरीके होगा विदाउट म्यूसिलेजिनस शीथ, और ऊपर ये जो लेयर है ये स्ट्रिकी म्यूसिलेजिनस कवरिंग है जो कि नॉन वेटेबल है, मतलब पानी में घुलने वाला नहीं है, ठीक है। इसके फीमेल फ्लावर्स जो हैं ये जो मेल फ्लावर हैं ये लार्ज नंबर के होंगे और बोट शेप होंगे। जो मेल फ्लावर्स हैं ये लार्ज नंबर में होंगे और बोट शेप होंगे। जो फीमेल फ्लावर है ये इसका स्टिग्मा स्टिकी होगा और स्टाइल लार्ज होगा। फीमेल फ्लावर है नीचे की तरफ फ्लावर होगा, लेकिन लॉन्ग स्टेमेन होकर के ये ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और फिदरी स्टिग्मा, मतलब स्टिकी स्टिग्मा होगा इसका। ये देखिए ये नीचे की तरफ ये बल्ज पार्ट जो है ये क्या है, ओवरी है,
और ये ऊपर ये स्टिग्मा है जो नीचे से लॉन्ग सिलेंडर से आकर के लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाइल से ये ऊपर की तरफ फ्लावर आया हुआ है सरफेस ऑफ वाटर पे, वाटर के सरफेस पे। ठीक है, देखिए ओव्यूल के जो है वो एनी टाइप, कई प्रकार के ओव्यूल हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एपीहाइड्रोफाइट और हाइपोहाइड्रोफाइट्स दो प्रकार के इसमें प्लांट्स होंगे। जो एपीहाइड्रोफाइट है उसमें हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। एपीहाइड्रोफाइट मतलब नीचे से डेवलप होते हुए भी उसका स्टाइल वाटर करंट के सरफेस पे आ जाए, जिससे कि इसमें वाटर पोलेंशन आसानी हो सके। जो रनिंग वाटर होती है उसके साथ ही पोलन ग्रेन जो है कि फ्लावर के पास आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एपीहाइड्रोफाइट के जो फ्लावर होते हैं नीचे से स्टाइल के थ्रू सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे वाटर करंट में आसानी से वो पोलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन उनके पास पोलन ग्रेन पहुंच सके। ठीक है, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। और हाइपोहाइड्रोफाइट्स जोस्टेरा मेनी ग्रासेस। जोस्टेरा की जो कि क्या है, मैराइन ग्रास है। हाइपोहाइड्रोफाइट्स जोस्टेरा बहुत प्रकार के जो है ग्रासेस होती हैं जो कि मैराइन ग्रासेस होती हैं। मैराइन मतलब समुद्र में पाए जाने वाले ग्रासेस होती हैं ये। देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट्स अभी हमने देखा कि उनको दो प्रकार से कहते हैं, एपीहाइड्रोफाइट और हाइपोहाइड्रोफाइट्स। यही चीज़ यहाँ पे है, एपीहाइड्रोफाइट्स और हाइपोहाइड्रोफाइट्स। देखिए ये एपीहाइड्रोफाइट्स यहाँ से सिलेंडर की तरफ बाहर निकला, ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर से ये लॉन्ग स्टाल्क है और ये स्टाइल जो है ये सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर को ऊपर की तरफ ले जाएगा वाटर करंट के पास, और यहाँ से पोलिनेशन होगा करंट बाय वाटर करंट, पोलिनेशन कैरिड बाय वाटर करंट के द्वारा पोलिनेशन होगा। और ये जो फीमेल फ्लावर है रेशो टू सरफेस बाय स्टाल्क, ये स्टाल्क के द्वारा सरफेस पे चला जाएगा और इसका जो पोलिन मदर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब जो मेल फ्लावर है ये स्पेरिकल या बोट शेप होगा। ये किस शेप का है, बोट शेप। ठीक है, एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और ये हाइपोहाइड्रोफाइट देखिए यही चीज़ यहाँ पर रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसका पोलन ग्रेन कैसा है, रिबन लाइक है और रिबन स्पाइरिकल और रिबन शेप होता है, लॉन्ग स्पाइरिकल रिबन शेप। ये पोलन ग्रेन रिचेस टू इनसाइड वाटर पे चला जाएगा सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर के पास, नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि सी ग्रासेस, बहुत सारे जो सी ग्रासेस हैं, या फिर उसे जोस्टेरा भी बोला जा सकता है। जोस्टेरा या सी ग्रासेस में ये क्या होती हैं, हाइपोहाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, सी ग्रासेस या जोस्टेरा। नेक्स्ट देखिए जो इक्वेटिक प्लांट होते हैं इनमें विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। इसमें कौन कौन है, वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली। ये बात हम नीचे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स बता रहा हूँ। इंसेक्ट्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे मोस्ट कॉमन हनी बी के द्वारा होता है। पोलन ग्रेन इसका हेयरी होगा और स्टिकी होगा, जिससे वो इंसेक्ट्स से चिपक सके। मेल फ्लावर लार्ज होंगे, वेल एक्सपोज्ड होगा और प्रेजेंट होगा ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, लार्ज होंगे और वेल एक्सपोज्ड होंगे। इनका फीमेल फ्लावर जो होगा वो स्टिकी स्टिग्मा होगा। फीमेल फ्लावर्स में स्टिकी स्टिग्मा होगा, लॉन्ग और वेल एक्सपोज्ड होगा, जिसपे कि इंसेक्ट जाकर बैठ सके। लॉन्ग होगा और वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा होगा, जिसपे इंसेक्ट बैठ सके जाकर के। इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होंगे, कलरफुल होंगे और फ्रेगनेंस और नेक्टर दोनों ही अपने पास रखेगा, जिससे कि इंसेक्ट्स आकर्षित हो सके उनके पास। और ओब्यूल एनी टाइप्स का, किसी भी टाइप्स का ओब्यूल हो सकता है, चाहे वो इनरट्रापस हो चाहे आर्थोट्रापस हो। ठीक है, चाहे अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली। वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली में इंसेक्ट्स पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन दोनों हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यही बात हमने देखा क्या, जैसे अगर फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उन्हें फॉल स्मेल भी चाहिए। जैसे कि फ्लावर्स का जो स्मेल होता है ना वो
पोलिनेटिंग एजेंट्स को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। उसमें फाउल स्मेल, कुछ गंदे स्मेल भी हो सकते हैं या अच्छे स्मेल भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स प्रोवाइड्स फ्लोरल रिवार्ड्स, कुछ ना कुछ जो रिवार्ड्स होते हैं वो पोलिनेटिंग एजेंट्स को प्लांट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो नेक्टर प्रोवाइड करेगा या फिर पोलन ग्रेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर फ्लोरल रिवार्ड की बात करें तो अगर हम फिग और वेब्स की बात करते हैं, फिग वैग रिलेशनशिप, माथ या का रिलेशनशिप, एमार्फोफिलस और इंसेक्ट रिलेशनशिप, तो इन सभी में हम क्या देखेंगे, ये एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। जो पोलिनेटिंग एजेंट है उन्हें एग लेइंग के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेफ स्पेस फॉर एग लेइंग। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड स्पेस फॉर एग लेइंग, इसमें भी टालेस्ट फ्लावर है 6 फीट, एमार्फोफिलस में टालेस्ट फ्लावर है 6 फीट का, लेकिन ये भी सेफ स्पेस है एग लेइंग के लिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और ये सभी क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअली एक दूसरे पे रिलेशनशिप रखते हैं, जैसे कि फिग वेब्स रिलेशनशिप, यक्का माउथ रिलेशनशिप, एमार्फोफिलस और इंसेक्ट रिलेशनशिप। ये तीनों ही नीट के क्वेश्चन रह चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंट्स। जो पोलिनेटिंग एजेंट्स है उनके भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना प्लांट से। जैसे आप कोई काम करने जाओगे तो बोलोगे, पापा बोले कि बेटा ये काम करके आ जाओ, तो बोलोगे पापा मेरे कुछ भी रिक्वायरमेंट है, बेटा लाइट चली गई है तो हमारा फेस अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये चीज़ें अच्छे दिखाई देंगी, तो डायरेक्ट हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट फॉर एजेंट्स, देखिए एबायोटिक और बायोटिक ये दोनों ही प्रकार के एजेंट्स रिक्वायरमेंट है इनकी। एबायोटिक में जो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे विंड एंड वाटर, उनमें केवल लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन चाहिए, पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में चाहिए, उनमें कलर, फ्रेगनेंस और नेक्टर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उनमें अगर बायोटिक एजेंट है तो बायोटिक एजेंट में जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए फ्लावर, फ्रेगनेंस चाहिए, नेक्टर चाहिए और स्टिग्मा स्टिकी और वेल एक्सपोज चाहिए। ये सभी रिक्वायरमेंट है किसकी, बायोटिक एजेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एसर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब जो सबसे पहली बात, जो पोलन ग्रेन है वो सही, ये जरूरी तो नहीं है कि पोलन एजेंट्स जो हैं वो स्टिग्मा पे सही ही पोलन ग्रेन लेकर जाएं, किसी अदर स्पीसीज के भी पोलन ग्रेन लेकर जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो स्टिग्मा होता है वो इनहिबिट कर देता है। अगर इनकरेक्ट पोलन ग्रेन गया तो वो इनहिबिट कर देगा, प्रिवेंट कर देगा पोलन जर्मिनेशन को, और स्टाइल के द्वारा भी प्रिवेंट कर दिया जाएगा, जिससे वहाँ पे जर्मिनेशन ही नहीं होगा, इनहिबिट पोलन जर्मिनेशन, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब्सेंट हो जाएगी। अगर इनकरेक्ट पोलन ग्रेन गया तो प्रिवेंट करेगा स्टिग्मा और स्टाइल के द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाएगा पोलन जर्मिनेशन को, और इस कंडीशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन अगर करेक्ट पोलन ग्रेन गया हुआ है, करेक्ट पोलन ग्रेन गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का अगर हुआ तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स होंगे। करेक्ट पोलन ग्रेन गया हुआ है तो वहाँ पे जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। देखिए अगर करेक्ट ये बात करें हम, करेक्ट अगर पोलन ग्रेन पहुंचा हुआ है तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ तो ये 2 सेल स्टेज बनाएगा। 2 सेल स्टेज जो कि हमने पहले देखा हुआ था, 60% जनरेटिव सेल बना था, 2 सेल स्टेज का होगा, 2 सेल स्टेज का है। और ये 2 सेल स्टेज जो है इसमें मियास जो 2 सेल स्टेज था वो कितना था, 2 सेल स्टेज कितना था, ये 60% हुआ, ये 60% 2 सेल स्टेज। इसमें बचा कितना, ये जनरेटिव सेल हुआ 2 सेल स्टेज का, और इसमें 40% वेजिटेटिव सेल बच गया। तो इस वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, फिर माइटोसिस होगा। माइटोसिस से ये
3 सेल स्टेज बनाएगा और ये 3 सेल स्टेज में 2 मेल गैमेट होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ये 2 मेल गैमेट देखिए यहाँ पे 3 बन गया, इसमें एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमेट है। और ये जो 2 मेल गैमेट हैं यहाँ पे आएंगे माइक्रोपाइलर रीजन पे और यहाँ से एंट्री करेंगे फिलीफॉर्म ऑपरेटस से और फिलीफॉर्म ऑपरेटर से एंट्री करके यहाँ पे एग सेल से और जो पोलर न्यूक्लियाई है इन दोनों से एक एक न्यूक्लियस अटैच होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। यही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एग सेल से करेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और अगर पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट मिला तो वहाँ से 3n बनेगा, ट्रिप्लॉइड 3n बनेगा और वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगी, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल ये दोनों डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में ग्रोथ होगा, वो एपिकल और पोलन ट्यूब में जो ग्रोथ हो रहा है, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है वो एपिकल हो रहा है और कीमोट्रॉपिक हो रहा है। एपिकल और कीमोट्रॉपिक सिक्रेटेड बाय सिनर्जिड। एपिकल होगा, कीमोट्रॉपिक होगा और ये केमिकल कौन सिक्रेट कर रहा है? सिनर्जिड सिक्रेट कर रहा है। और एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से होगी? माइक्रोपाइलर एंड से होगी। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से होगी और गाइड कौन करेगा? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स को गाइड करेगा। ये चीज़ यहाँ पे फिगर में यहाँ पे बताया गया है, ये चीज़ें फिगर में बताया गया। देखिए ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है, यहाँ से मेल गैमेट जो है यहाँ से एंट्री कर रही है, मेल गैमेट एंट्री कर रहा है और यहाँ पे एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है। और यहाँ पे जो मेल गैमेट आ रहा है ये एग सेल है ना, इस एग सेल से एक अटैच हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बना लेगा। यहाँ पे एम्ब्रियो बनाएगा और यहीं एक पोलर न्यूक्लियस है क्या, तो ये 3n क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। 3n एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, यही चीज़ अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यही चीज़ दिखाया गया है, पोलर न्यूक्लियाई एक सेल सिनर्जिड और पोलन ट्यूब के प्रकार से जर्मिनेट करते हुए आ रहा है। इस फिगर को अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की बात करते हैं हम। अभी तक तो हम ये नेचुरल हाइब्रिडेशन, नेचुरल पॉलिनेशन देख रहे थे, किस प्रकार से नेचुरली पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन अब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन देखेंगे। इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बोले या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोले, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ डिजायर पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। देखिए हमारे इंडिया में या जो जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में क्या हुआ? हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन किया गया। हाइब्रिड सीड मतलब डिजायर पोलन ग्रेन को ला करके स्टिग्मा पर रखा गया, जिससे कि ये जो ओवरी थी ये अच्छे से फ्रूट बनाई और अधिक मात्रा में ग्रेन्स, अधिक मात्रा में फ्रूट्स की आवश्यकता थी हमें। और वो जो आवश्यकता थी वो हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कंप्लीट हुआ। तो वो किसके द्वारा? उसमें ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन था ना, इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। देखिए जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है इसमें ट्रांसफर ऑफ डिजायर पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पे डिजायर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है। इसमें डिफरेंट या सेम या डिफरेंट स्पीसीज दोनों के भी हो सकते हैं। और ये एक मेजर अप्रोच था इम्प्रूव करना क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को या क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को, मतलब क्रॉप की जो एफिशिएंसी है या जो अमाउंट है उसको बढ़ाने। क्योंकि जब हमारे इंडिया जो है हम आज़ाद हुए थे 1947 में, जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारे पास इतना गेहूं नहीं था कि हम अपने लोगों को खिला सकें या उनको 2 वक्त की रोटी दे सकें। तो उस समय जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की बहुत ज़्यादा योगदान रही। और ये क्या किया? क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था, मतलब क्रॉप की जो क्वालिटी थी और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के क्या किया? इम्प्रूव किया। ठीक है,
तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब जो उसका एंथर है, कोई भी फ्लावर है उसके एंथर को हम रिमूव कर देते हैं। एंथर को हमने रिमूव कर दिया, इमैस्कुलेशन रिमूव, इमेच्योर एंथर को हमने रिमूव कर दिया। बैगिंग में क्या किया? बैगिंग में बटर कप के द्वारा, बटर पेपर या किसी कपड़े के द्वारा या बटर कप के द्वारा हमने स्टिग्मा वाले पार्ट को, मान लीजिए ये स्टिग्मा है तो उसको हमने कवर कर दिया, जिससे कि इसे डिजायर पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पे पोलिनेशन ना कर पाए। ठीक है, बटर पेपर से हमने उसको कवर किया। प्रिवेंटेड अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगाइमी को हमने यहाँ पे प्रिवेंट किया। नेक्स्ट डस्टिंग करा। डस्टिंग मतलब डिजायर पोलन ग्रेन लेकर आए, डिजायर पोलन ग्रेन जिससे हमें वहाँ पोलिनेशन करवाना हुआ है, इंप्रूव करने के लिए, वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए अगर हमें डिजायर पोलन ग्रेन लेकर आए और उससे पोलन ग्रेन पे हमने डस्टिंग करा दिया। डस्टिंग कराने के बाद क्या किया हमने? डस्टिंग के बाद उसको हम फिर रीबैगिंग कर दिए, मतलब डस्टिंग करा लिया मतलब पोलन ग्रेन को वहाँ पहुँचा दिया, उसके बाद उसको हम फिर से कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे डिजायर पोलन ग्रेन फिर से जा करके पोलिनेशन न कर पाए। ठीक है, अनवांटेड पोलन को वहाँ पहुँचने के बचाने के लिए हम क्या करेंगे? रीबैगिंग को कर देंगे टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन ग्रेन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे केवल फीमेल ही फ्लावर है। वहाँ पे फिर बैगिंग होगा, डस्टिंग होगा और फिर रीबैगिंग हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। देखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये करेक्टर है एंजियोस्पर्म का। इसमें ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों होता है। जो ट्रिपल फ्यूजन है इसमें एक मेल गैमेट और फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट और फ्यूज्ड पोलर जो न्यूक्लियाई है ना, वो मिल करके ट्रिपल फ्यूजन बनाएंगे। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट और फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई जो N प्लस N था ना पोलर न्यूक्लियाई, ये एक दूसरे से क्या हुआ 2N फ्यूज होकर के 2N बनाए, और इससे ये 2N से एक मेल गैमेट आकर के N जो था वो इससे मिला और ये क्या बनाया 3N बनाया। 3N इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और ये कैसा फर्टिलाइजेशन है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। ये इस फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे हम? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन करेंगे। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिनगेमी की। सिनगेमी जो एक मेल न्यूक्लियस था वो एग सेल से आकर के कंबाइन करेगा, मेल गैमेट एग सेल से मिलेगा और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे ये एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। ये कैसा फर्टिलाइजेशन है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, सिनर्जिट अटैच बाई पोलन ग्रेन। वही बात जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो सिनर्जिट है वो अट्रैक्ट करेगा पोलन ग्रेन को, और पोलन ग्रेन जो है एंट्री करेगा सिनर्जिट वाले पार्ट से। ठीक है, वहाँ पे फेरिफॉर्म ऑपरेटर्स क्या करेगा? गाइड करेगा, एंट्री करेगा पोलन ट्यूब के, गाइड करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। और आफ्टर पोलिनेशन या आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो डिजनरेट करेगा एंटीपोडल सेल और सिनर्जिट सेल, ये दोनों क्या करेंगे? डिजनरेट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ लाइन है यहाँ पे लिखी गई है, देखिए, जो कि पोलर ट्यूब रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट कहाँ जाएगा? गैमेट साइटोप्लाज्मा ऑफ सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में गए और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये सिनगेमी किया, सिनगेमी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रियो बनाया। और यही अगर पोलर न्यूक्लियस मिला, पोलर न्यूक्लियस मिले तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब बनेगा तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन ये 2 टाइप के यहाँ पे फ्यूजन हुआ। एक तो यहाँ पे एम्ब्रियो बना और यहाँ पे एम्ब्रियो किससे हुआ? सिनगेमी के द्वारा हुआ। एम्ब्रियो किसके? सिनगेमी के द्वारा हुआ। और ट्रिपल फ्यूजन किससे हुआ? पोलर न्यूक्लियस मिलने के बाद बराबर हुआ। पोलर, देखिए, मेल गैमेट्स और पोलर न्यूक्लियस मिलने से ट्रिपल फ्यूजन हुआ। यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है। देखिए, ट्रिपल फ्यूजन किससे हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। और यही इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रही हैं, एक तो सिनगेमी बन रहा है और एक एंडोस्पर्म बन रहा है। एक बार एग सेल से
मेल गैमिट जाकर कंबाइन कर रहा है और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमिट कंबाइन कर रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, सिनगैमी हुआ और इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म का बनना, ये दोनों ही डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर गया, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में। ये तो आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, ये फिगर आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखते हैं। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो भी बन जाएगा, जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा, ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें एंडोस्पर्म बना हुआ है, एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या पीईएन इसको बोल सकते हैं, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को पीईएन या 3N या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, एंडोस्पर्म। यहाँ पे ये देखिए मेल गैमेट से एग सेल से अगर एक मेल गैमेट मिला तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट है वो एंडोस्पर्म क्या था, 3N था, ट्रिप्लॉइड था। अगर इसमें देखिए ये फिर अगर ये लिक्विड कंडीशन में है, लिक्विड है तो किस में होगा, कोकोनट में, कोकोनट वाटर में, कोकोनट का जो वाटर होता है वो एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन है, कोकोनट वाटर है, ये लिक्विड होगा और इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनकाइट्रियम कंडीशन, और ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है और ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। PYQ में प्रीवियस ईयर में ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद 2026 में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट में, कोकोनट वाटर में, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये कंडीशन सिनकाइट्रियम कंडीशन और ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। इसीलिए प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उन्हें कोकोनट वाटर दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियस है, जिससे जो उनका एम्ब्रियो है, जो बेबी है उम्ब में, उसका डेवलपमेंट आसानी से या अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, ये जो कोकोनट होता है उसके साइड में जो वाइट कलर का कर्नेल होता है, कोकोनट कर्नेल, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, कोकोनट वाटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ठीक है, देखिए एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे कुछ सीड्स होती हैं जहां पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, कुछ में बचा हुआ है, तो इसके बेसिस पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है उसे ही हम पढ़ेंगे अभी। देखिए अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम है, पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, यूज कर दिया गया, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, वो उसे नॉन या फिर एक्स एल्बुनस सीड भी बोल सकते हैं। एक्स एल्बुनस सीड बोला जा सकता है, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुनस सीड। ये किसमें बीजीपी से याद रखिएगा, बीन ग्राउंडनट पी। बीजेपी तो याद है आपको, बीजेपी जो पार्टी है हमारे देश की, इसकी सरकार है अभी, लेकिन बीजेपी याद रखिएगा इसको, बीजेपी नहीं, बीजेपी।
बी ग्राउंडनट, पी। परसिस्टेंस एंडोस्पर्म, कुछ अमाउंट में जो एंडोस्पर्म बच गया सीड के फॉर्मेशन में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद सीड के फॉर्मेशन में कुछ अगर अमाउंट में एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसके हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर एल्ब्यूमिनस सीड, या एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, ये किस में होगा, BMWCRS, BMWCRS। देखिए जो ऊपर हम ये निमोनिक बता दिए थे, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। परसिस्टेंट एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड किस में है, आपके BMW कार्स में है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास ढेर सारी कार्स होंगे BMW, तो BMW कार्स में BMWCRS में ही एंडोस्पर्मिक सीड है। ठीक है, बी बार्ली, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर, राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परसिस्टेंस न्यूक्लियस। अभी तक तो हमने एंडोस्पर्म देखा, अब जब कुछ मात्रा में अगर न्यूक्लियस बचा हुआ है तो उसमें न्यूक्लियर रिमेन रह जाएगा, तो उसे पेरीस्पर्मिक सीड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, पेरीस्पर्मिक सीड। और पेरीस्पर्मिक सीड जो होता है ब्लैक पेपर और बीच में होता है, और ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है एवरी सिंगल ईयर्स। ये लगभग अगर हम 2010 से 2010 से 2025 तक देखें तो ये 5 to 6 बार टाइम्स, 5 से 6 बार, 5 to 6 टाइम ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है ये इतने में एक क्वेश्चन नीट 2026 में जरूर पूछा जाएगा। ये पेपर आउट कर दिया हमने। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ा, पीछे जो पढ़ा हमने, बस इसमें एक ही बात याद रखिएगा कि देखिए जो माइक्रोपाइल एंड पे आया, एक कोई मेल जर्मेशन माइक्रोपाइल एंड पे आया, माइक्रोपाइल वाले एंड पे आकर के एक सेल से अटैच हुआ, एक सेल से अटैच होने के बाद ये 2n बनाया, 2n से क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा। और यही चीज़ अगर एम्ब्रियो बनाने के बाद एम्ब्रियो डेवलप करेगा, तो डेवलपमेंट के साइंस टाइप में जो जाइगोट है वो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। डेवलपमेंट के साइज में टाइम पे जो जाइगोट है वो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और सबसे पहले वो ग्लेबुलर शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और यही क्वेश्चंस नीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये जाइगोट बना, जाइगोट से ये प्री एम्ब्रियो बना हुआ है ना, प्री एम्ब्रियो। देखिए ये ग्लेबुलर शेप बना हुआ है, सबसे पहले ये ग्लेबुलर शेप, फिर हार्ट शेप, फिर इसका मैच्योर। ये जो इसका इस साइड से इंक्रीजिंग साइड में पूछा जा चुका है कि किस उसका विकास या उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एम्ब्रियो का। तो सबसे पहले जाइगोट से ग्लेबुलर से हार्ट से मैच्योर। ठीक है, इसको आप GHM से याद कर सकते हो, GHM मतलब ग्लेबुलर, हार्ट और मैच्योर, इसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए अगर हम कोई डाइकार्टिलेडोनस एम्ब्रियो की बात करते हैं, कोई डाइकार्टिलेडोनस सीड लेते हैं और मोनोकार्टिलेडोनस सीड लेते हैं, तो दोनों में किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद किस प्रकार से प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, किस सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, प्लूम्यूल और रेडिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। ये एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स है, इसको समझने से पहले हम इस फिगर को समझ रहे हैं। देखिए अगर ये सीड है, अगर डाइकार्ट सीड है, ये मोनोकार्ट सीड है। ये डाइकार्ट सीड में ये देखिए बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सिस बोलेंगे। इस एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सिस के दोनों साइड में 2 कार्टिलेडन है। 2 कार्टिलेडन मतलब जब आप कोई सीड लीजिएगा, चाहे वो पी हो मतलब मटर हो, आज के समय में आपको इजीली मिल जाएगा, तो उसे तोड़िएगा आप, तो आप क्या देखेंगे, बीच में इस तरह की छोटा सा संरचना बना होगा, स्ट्रक्चर बना होगा, और उसके दोनों साइड में 2 कार्टिलेज मतलब 2 दाल लगे होंगे। ठीक है,
सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा में, जो एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सिस है उसके दोनों साइड में 2 दाल हैं, मतलब 2 कार्टिलिडन है, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला भाग है वो प्लूम्यूल है, जहाँ से शूट का फॉर्मेशन होगा, और इस शूट वाले पार्ट को हम ईपीकॉटिल बोलेंगे। जहाँ से प्लूम्यूल निकलेगा उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ईपीकॉटिल बोलेंगे। और जहाँ से रूट निकल रहा है ना, रूट, उसे हम हाइपोकॉटिल बोलेंगे। और रूट वाले पार्ट को रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा और उसे हम हाइपोकॉटिल बोलेंगे। और रूट के नीचे क्या होगा, रूट कैप लगा हुआ होगा, रूट कैप, यहीं पे रूट कैप का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से मोनोकार्ड सीड की बात करें हम, देखिए मोनोकार्ड सीड में सिंगल कार्टिलिडन होगा और इसे हम स्कूटेलम बोलेंगे। मोनोकार्ड सीड में सिंगल कार्टिलिडन होगा, इसे हम स्कूटेलम बोलेंगे। और ऊपर वाला भाग जो है ये कोलियोप्टाइल है, जहाँ की इस कोलियोप्टाइल से क्या होगा, शूट बनेगा। शूट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कोलियोप्टाइल से। और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कोलियोराइजा बोलेंगे। कोलियोप्टाइल से शूट बनेगा, शूट का फॉर्मेशन होगा, और कोलियोराइजा से रूट का फॉर्मेशन होगा। और ये रिड्यूस्ड कार्टिलिडन है। रिड्यूस मतलब ये एक दाल का होगा, मतलब सिंगल कार्टिलिडन होगा, रिड्यूस्ड कार्टिलिडन होगा, इसे हम ईपीकॉटिल बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और यही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, प्लूम्यूल, ईपीकॉटिल, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, रूट कैप, ठीक है। ये चीज़ें जो हमने आपको यहाँ पे फिगर्स के थ्रू बताया, यही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी गई है। और ये सिंगल सेल है, सिंगल कार्टिलिडन है। सिंगल कार्टिलिडन मतलब मोनोकार्ड का है, जिसमें कि कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ईपीकॉटिल, रेडिकल, रूट, शूट एपेक्स, ये सारी ये मोनोकार्ड का है, ठीक, मोनोकार्ड फिगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायमेंसी। देखिए जो डायमेंसी होती है ना, उसमें जो सीड होता है वो ड्राई होकर के कुछ समय के लिए डायमेंसी पीरियड में चला जाता है, मतलब उसकी जर्मिनेशन अभी नहीं हो सकती। और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो सूटेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर आने के बाद वो खुद को इस कंडीशन में लाता है कि वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है। तो डॉर्मेंसी पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ें देख रहे हैं जरा हम, ठीक है। देखिए माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर सीड कोट। माइक्रोपाइल पे एक स्मॉल पोर होता है जो कि सीड कोट से लगा हुआ होता है, जो फैसिलेट करता है। ये माइक्रोपाइल क्या करता है, फैसिलेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय में जो माइक्रोपाइल करता है वो ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को फैसिलेट करता है। और जो वाटर है ना, वो जो वाटर है वो मैच्योर सीड में, जब सीड मैच्योर हो जाएगा तो उसमें वाटर रिड्यूस हो जाएगा और वो ड्राई होकर के 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास जो है वो बचेगा सीड के अंदर। सीड के अंदर जो है 10 से 15% मॉइस्चर ही बच रहा है। और जनरली ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी क्या होती है, स्लो हो जाती है। जनरली इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलेंगे। और डॉर्मेंसी पीरियड में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर फेवरेबल कंडीशन आया तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन को लेकर के, सूटेबल टेम्परेचर को लेकर के जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आई बात। मतलब जो माइक्रोपाइलर रीजन है, जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है वो ऑक्सीजन और वाटर को एंट्री करेगा। लेकिन जब सीड जो क्या है मैच्योर हो रहा है, जब सीड मैच्योर होगा तो वो वाटर कंटेंट को रिड्यूस करेगा। और वाटर कंटेंट को रिड्यूस करके वो क्या कर रहा है, 10 से 15% बाय मास ही बच रहा है। सीड में जो अभी तो वाटर अधिक अमाउंट में था, प्रोमिनेंट अमाउंट में था, वो रिड्यूस होकर के 10 to 50% मॉइस्चर रखा। और वो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो डाउन हो गई, कम हो गई। और वो कंडीशन क्या कहलाया, डॉर्मेंसी कहलाया। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो सीड है वो मॉइस्चर और एयर को सूटेबल टेम्परेचर पे लेकर के जर्मिनेट करेगा और वहाँ से वो जर्मिनेशन हो जाएगी सीड की।
सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स देखिए, पेरिकार्प, उसका जो फ्रूट्स का जो आउटर पार्ट है उसे पेरिकार्प या फ्रूट वॉल बोलते हैं। फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रू फ्रूट की। ट्रू फ्रूट होता है जो वो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज ओवरी, फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप होगा, जैसे मैंगो। जो फॉल्स फ्रूट है ये एडिबल थैलेमस होता है। ये जो फॉल्स फ्रूट है एडिबल थैलेमस के थ्रू डेवलप होता है और डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी पार्ट से डेवलप हो, जैसे कि थैलेमस, एडिबल थैलेमस। ठीक है, एडिबल थैलेमस मतलब खाने लायक थैलेमस, जैसे कि जो हम सेब खाते हैं, स्ट्रॉबेरी या चीकू खाते हैं, तो ये क्या है, ये कोई ओवरी से डेवलप नहीं है, ये थैलेमस से डेवलप हुए फ्रूट हैं। तो फॉल्स फ्रूट में कौन कौन है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चीकू। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें सीड नहीं होगा, ये सीडलेस होंगे। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है उसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, ये सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना में सीड नहीं होता, तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इसी प्रकार से अगर फ्लैशी फ्रूट की बात करें, फ्लैशी फ्रूट में गुआवा, ऑरेंज, मैंगो और ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट में ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ग्राउंडनट और मस्टर्ड के हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ये जो पांचों टाइप्स के फ्रूट्स हैं, इसमें से नीट में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पेपर में 2026 में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन नहीं है तो अगर एक क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चंस के पार्ट होंगे ये, ठीक है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा ये पेपर में, बिना इसके पेपर बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, सीड वायबिलिटी, मतलब सीड्स कितने समय तक जर्मिनेट कर सकता है, वही उसकी वायबिलिटी कहलाती है। स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता रहता है, जो सीड वायबिलिटी है ये स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता रहता है। और पीरियड ऑफ विच सीड प्रोवाइड जर्मिनेशन, वो पीरियड जब तक सीड जर्मिनेशन प्रोवाइड करे वो सीड वायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, फिर कुछ स्पीशीज हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्जेलिस की, तो इसका जो वायबिलिटी है कुछ मंथ तक होता है। और अगर लार्ज स्पीशीज की बात करें तो सेवरल ईयर्स तक होता है। यही हमारी एनसीईआरटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, और ये नीट का क्वेश्चन रहा है। नीट का क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है कि जो डेट प्लम है इसको फिलोनिक्स डिक्टालिफेरा बोलते हैं। डेट प्लम, फिलोनिक्स डिक्टालिफेरा, जो कि 2000 ईयर्स पुराना, ये 2000 ईयर्स ओल्ड सीड है। ये डिस्कवर किया गया किंग वर्ड्स प्लेस ऑफ नियर डेड सी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है, इसको लर्न करिएगा। और जैसे ही ल्यूपिनस आर्कियोटस, ल्यूपिनस ये आर्किक टुंड्रा में पाया गया, जो कि 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पुराना है, और इसे हम ओल्ड एज सीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम ओनियन सीड। ये देखिए कुछ सीड कोट है, ये मोनोकार्प सीड है, और इसमें ओनियन सीड और ये मेज सीड। इसमें वही चीज़ जो है पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कॉटिलिड, कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी से देख करके मार्क करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि डाटेड करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो फ्रूट्स हैं ये कौन से फ्रूट हैं, ये फॉल्स फ्रूट हैं। फॉल्स फ्रूट हैं ये तीनों, फॉल्स फ्रूट एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चीकू, ये तीनों क्या है, फॉल्स फ्रूट हैं। अब हम बात करेंगे हम एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस में। एपोमिक्सिस जो है ये एसेक्सुअल मिमिक सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है, लेकिन ये मिमिक करता है किसका, सेक्सुअल का, लगेगा जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, लेकिन सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये मिमिक करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे कि एस्टेरेसी फैमिली और कुछ ग्रासेस ऐसे होते हैं जो कि एपिमेटिक करते हैं। ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल मिमिक करेगा सेक्सुअल के एब्सेंस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का फ्यूजन इसमें नहीं होगा, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही एम्फीमिक्सिस है, एम्फीमिक्सिस में फ्यूजन इन्वॉल्व होगा, इसमें डिवीजन होगा, और ये सीड फॉर्मेशन ऑफ सीड विथ फर्टिलाइजेशन के साथ इसमें सीड बनेगा, और ये सेक्सुअल कंडीशन शो करता है। कौन, एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल कंडीशन शो करता है, जबकि एपोमिक्सिस सेक्सुअल कंडीशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीइम्ब्रियनी। पॉलीइम्ब्रियनी मतलब एक से ज़्यादा ओब्यूल मतलब सीड का बनना। एक से ज़्यादा अगर सीड किसी प्लांट्स में है, किसी फ्रूट्स में है, तो वो उसमें क्या है, पॉलीइम्ब्रियनी है। किसी प्लांट्स के फ्रूट्स में अगर एक से ज़्यादा सीड बन रहे हैं तो उसमें पॉलीइम्ब्रियनी हो रही है। ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा है सीड से, तो उसमें क्या होगा, पॉलीइम्ब्रियनी। जैसे कि सिट्रस में, मैंगो में, लेमन में, ऑरेंज में क्या होती है, पॉलीइम्ब्रियनी होती है। वैसे ही अगर हम लार्ज नंबर ऑफ सीड देखें तो आर्किड, ओरोबंची और स्ट्रिगा, आर्किड, ओरोबंची और स्ट्रिगा में ये पैरासिटिक स्पीसीज हैं। जो ओरोबंची और स्ट्रिगा जो है ये पैरासिटिक स्पीसीज हैं, और ओरोबंची, आर्किड और स्ट्रिगा में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीड पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ऐसे ही बात करते हैं हाइब्रिड सीड की। हाइब्रिड सीड एनसीईआरटी के में कुछ लाइंस लिखी गई हैं। देखिए, जो हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन है, हमने पोलिनेशन के समय में देखा कि जो फॉरेन पोलन ग्रेन थे या डिजायर पोलन ग्रेन थे, इन्हें स्टिग्मा पर ला करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। तो इसमें हम हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दी गई है। देखिए, जो कल्टिवेशन है हाइब्रिड सीड का, वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देगा, मतलब अधिक अमाउंट में ग्रेन हो, फ्रूट्स हो, इसको ये हाइब्रिड सीड बढ़ा देता है। लेकिन क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ हाइब्रिड सीड का है, प्रोडक्टिविटी हाइब्रिड सीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, बहुत महंगा है। तो क्या करें, इसको हमारे देश के किसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए कि हमारे देश के किसान जो है इसको अफोर्ड कर सकें। दीज हाइब्रिड्स आर मेड इन एपोमेटिक। अगर हाइब्रिड सीड्स को एपोमेटिक बना दिया जाए, एपोमेटिक मतलब अगर ये अभी हमने देखा यहाँ पे एपोमेटिक, देख क्या था, एपोमेटिक क्या था, ए सेक्सुअल मिमिक सेक्सुअल। तो यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये एपोमेटिक कर दिया जाए, जो सीड का फॉर्मेशन है अगर ये एपोमेटिक कर दिया जाए, तो देयर आर नो सिग्रेशन, यहाँ पे कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक सेक्सुअल है, लेकिन सेक्सुअल की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे सिग्रेशन करने का कोई भी अलग अलग करने की या सीड्स को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिससे क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स है उन्हें हाइब्रिड सीड्स राइज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो साल दर साल मतलब ईयर्स टू ईयर एक ही सीड को, जैसे एक बार फसल हुई उसी सीड को फिर से दोबारा यूज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम भी उसी सीड को यूज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम उसी सीड को यूज़ कर लिया, तो उसमें सेग्रीगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगर एपोमेटिक कंडीशन में अगर सीड का डेवलपमेंट किया जाए, हाइब्रिड सीड बनाया जाए, तो वो क्या होगा, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और उन्हें अधिक मात्रा में सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिससे हमारे फार्मर्स की कंडीशन को अच्छा बनाया जा सकता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और यही इम्पोर्टेंस है एपोमेटिक रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ये रहा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग।